आज हम एक चैप्टर पे बात करेंगे, उसका नाम है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव हमारे लिए दोस्त कैसे होते हैं, मित्र कैसे होते हैं और दुश्मन कैसे होते हैं, शत्रु कैसे होते हैं। यानी सूक्ष्म जीवों का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए दोस्त का भी काम करते हैं, हमारे लिए दुश्मन का भी काम करते हैं। एक क्लास 8 का चैप्टर है, इसमें देखेंगे कि किस प्रकार हमारे लिए एनसीईआरटी हमारे लिए दोस्त का भी काम करते हैं और हमारे लिए दुश्मन का भी काम करते हैं। कैसे, क्यों और कहाँ और कब, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे कि यह हमारे लिए कैसे फायदेमंद है, कैसे नुकसानदायक है। इस पहले आए जो हेडिंग है उसके बारे में देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? सूक्ष्म जीव के प्रकार कितने होते हैं? सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? और सूक्ष्म जीव और हम एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? सूक्ष्म जीव हमारे लिए मित्र कैसे होते हैं? सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी कैसे होते हैं? अलग अलग जीवन की पद्धतियों में, अलग अलग जीवन में कैसे हम उपयोग करते हैं? सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है, मतलब व्यापार में हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, अपने उद्योग में कैसे उपयोग करते हैं सूक्ष्म जीवों का? सूक्ष्म जीवों का औषधियों के रूप में कैसे उपयोग करते हैं, अर्थात औषधि बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे करते हैं? प्रतिजैविक के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे करते हैं? मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसे करते हैं? वैक्सीन का प्रतिरक्षी बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कैसे करते हैं? वैक्सीन की प्रतिरक्षी मतलब वैक्सीन को हम प्रतिरक्षी कैसे बनाते हैं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से। और पर्यावरण के परिशुद्धिकरण के लिए, पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए हम कैसे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीव होते कौन से हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीव हानिकारक सूक्ष्म जीव होते कौन से हैं? और मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव होते कौन से हैं? मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव होते कौन से हैं? इसका मतलब ये हुआ कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हमारे जीवन में कैसे है, कहाँ है, क्यों है, कब है, कितना है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव होते कौन है? दरअसल सूक्ष्म जीव उसे कहते हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, बिना बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो दिखाई नहीं देते, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। जो बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते हैं, वो सूक्ष्म जीव ही है। जैसे हम जब तक माइक्रोस्कोप नहीं लगाते हैं, जब तक कोई सूक्ष्मदर्शी नहीं लगाते हैं, तब तक वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे हमारे आसपास बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, नहीं दिखते हमें, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप लगा लेते हैं तो हमें वो सूक्ष्म जीव आसानी से दिखने लगते हैं। इसलिए सूक्ष्म जीवों की परिभाषा में आप लिखेंगे और आपको जानना है कि सूक्ष्म जीव उसे कहा जाता है जो हमें नंगी आंखों से, बिना सूक्ष्मदर्शी से जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। प्रकार, ये प्रकार कितने होते हैं, अर्थात इनकी टाइप पूरा कितना है, प्रकार कितना है? सूक्ष्म जीवों के प्रकार की अगर हम बात करें तो सूक्ष्म जीवों का प्रकार यह मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन है? एक जीवाणु है, एक प्रोटोजोआ है, एक आपका कवक है, एक शैवाल है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, ये इनके प्रकार होते हैं सूक्ष्म जीवों के। जीवाणु किसे कहते हैं, कवक किसे कहते हैं, प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, शैवाल किसे कहते हैं? इसके एक एक उदाहरण आप देख लीजिए, उसके माध्यम से आप समझ लेंगे। जीवाणु वो होते हैं जो हमें जिनमें जीव होता है। जीवाणु मतलब बैक्टीरियाज होते हैं, जो जीवाणु होते हैं उनमें जीवन होता है। ये कीड़े मकोड़े जैसे कीड़े होते हैं ना, छोटे छोटे, टहलते रहते इधर उधर, वैसे वो भी होते हैं। कवक क्या होता है? फंगस क्या होता है? फंगस, आप दाद हुआ कब हो? रिंगार्ड, जिसे दाद होता है ना, रिंगॉर्ड, ऐसे वो कवक के कारण ही आपको रिंगॉर्ड होता है, दाद होता है। वो उस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ है वो, और शैवाल, शैवाल को आपने तालाब में देखा होगा। शैवाल होते क्या, छोटे छोटे कि जो एल्गी होते हैं, आप पानी में देखते होंगे तैरते हुए, पानी में देखो जहाँ भी हल्का सा नमी हो गया वहाँ विकसित हो गया। इस प्रकार की ये सब आपकी सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इसके बाद एक और प्रकार होता जिसे हम कैटेगरी में नहीं रखते क्योंकि अपना स्वरूप बदलता रहता है, जिसे हम विषाणु कहते हैं, यानी जिसे हम विषाणु कहते हैं। वायरस, वायरस है ये, अपना रूप बदलता रहता है, इसलिए इसका कोई कैटेगरी फिक्स नहीं है, इसकी कोई कैटेगरी फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको कैटेगरी में नहीं डालते। हम विषाणु को कोई सूक्ष्म जीवों का आकार नहीं मानते। ये जीवाणु के रूप में नहीं रहता, ये वायरस के रूप में, हवा के रूप में चलता रहता है, हवा में तैरता रहता है, हवा में एक दूसरे के पास जाता आता रहता है, इसलिए हम इसे सूक्ष्म जीव के रूप में नहीं रखते हैं। सूक्ष्म जीव कहे किस तरह है? जो नंगी आंखों से, वह जीव जो नंगी आंखों से नहीं देखा जा पा रहा है, उसी को तो सूक्ष्म जीव कहा जा रहा है। दूसरा, सूक्ष्म जीव रहते कहाँ है? सूक्ष्म जीव रहते कहाँ है? सूक्ष्म जीव जो रहते हैं वह हमारे आसपास के वातावरण में चारों तरफ रहते हैं। बट ये बात सच है, रहते कहाँ है? रहना, आवास। सूक्ष्म जीवों का आवास कहाँ है? इनका रहनापन कहाँ है? इनका आवास हमारे आसपास के वातावरण में होता है, जो हमें दिखाई तो नहीं देता है। जहाँ गंदगी ज्यादा होती है वहां सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव होते हैं, जहाँ साफ सुथरा होता है वहां कम सूक्ष्म। जहाँ गंदगी ज्यादा होता है वहां सूक्ष्म जीव ज्यादा होते हैं। जहाँ साफ सफाई इसीलिए हम करते रहते हैं क्योंकि सूक्ष्म जीवों की मात्रा वहां पर बढ़ने न पाए। तो हमें कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव वहीं पर रहते हैं सबसे ज्यादा जहाँ पर सबसे ज्यादा गंदगी, डस्ट मटेरियल आती है, उसी के आसपास सूक्ष्म जीवों का आवास ज्यादा होता है, वहीं पर सबसे ज्यादा सूक्ष्म जीव रहते हैं। जुड़ाव, हमारे और सूक्ष्म जीवों में जुड़ाव कैसे है? हमारे और सूक्ष्म जीव और हमारे में जुड़ाव कैसे है? इनको और हम जुड़ कैसे पाते हैं? इनका जुड़ाव हमारे द्वारा कैसे हो पाता है? इनका जुड़ाव हमारे से कैसे हो पाता है? सूक्ष्म जीव और हम एक दूसरे से कैसे जुड़ पाते हैं? ये एक दूसरे से जुड़ने के लिए सूक्ष्म जीव और हम एक दूसरे से कैसे जुड़ पाते हैं, पता आपको? इनका जुड़ाव हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के, मित्र के रूप में भी है, दोस्त के रूप में है। इनका जुड़ाव मित्र भी है, दुश्मन भी है। कैसे? मित्र और दुश्मन कैसे है? मित्र के रूप में अगर हम देखें, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम दही बनाने में, लैक्टोबैसिलस, तो जब हम बैक्टीरिया होता है, जब उसे हम दही में डाल देते हैं, दही जो मान लो दही है, दही में छोटी सी और दही मिला दी गई ऊपर से, दूध में, दूध गर्म किया, दूध को गर्म कर करके उसमें हल्का सा दही मिला दिया, तो बना क्या? दही बना देता, पूरे को फाड़ देता दूध को। क्यों? क्योंकि उसमें लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है जो दही को, दूध को दही बना देता है। ब्रेड बनाने में क्या करते हैं? हम जीवाणु का ही प्रयोग करते हैं। जब आप जानते हैं कि आटे दही का जो ब्रेड बनाते समय जब आप आटा पूरी तरीके से गूंथ लेते हैं तो उसमें जीवाणु डाले जाते हैं, केमिकल डाले जाते हैं। वो केमिकल होते क्या? जो इसमें ब्रेड बनाने में आसानी से मोटी लेयर खड़ा कर देते हैं, पतली लेयर रोटी की डाली जाती है, वो मोटी मोटी चद्दर बन जाती है। ऐसे होता कैसे है? विषाणुओं, सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही हो पाता है। आपका सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग बहुत भयानक तरीके से होता है, बहुत बड़े स्तर पर होता है। हमारे आज के समाज में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर करके बड़े समाज में बड़े स्तर पर हम वाणिज्यिक यानी उद्योगों में प्रयोग करते हैं इसका, सूक्ष्म जीवों का। आपको उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर करके ही हम और क्या क्या बना सकते हैं? सिरका का बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं, मुरब्बा बना सकते हैं। ये सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कर करके ही हम अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तरीके से इसका उपयोग अपने जीवन में करते हैं। सूक्ष्म जीवों का और उपयोग बता सकते हो आप? जैसे कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग ही हम पर्यावरण को शुद्धिकरण के लिए, सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर करके हम पर्यावरण को शुद्ध कर देते हैं। पर्यावरण को शुद्धिकरण में हम क्या करते हैं? पर्यावरण को शुद्धिकरण कैसे? जैसे आया यहाँ पर स्प्रे मार दिया, और देखा यहाँ पर गंदगी थी, यहाँ पर महक आ रहा था, स्मेलिंग कर रही थी, मतलब बदबूदार गंद स्मेल कर रहा था, इसमें हमने क्या किया? उस पर स्प्रे लगा दिया, रूम फ्रेशनर लगा दिया। तो पर्यावरण को ही शुद्ध करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं हम। सूक्ष्म जीवों का खाद्य परिरक्षण में करते हैं,
खाद्य परिरक्षण में कैसे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, यानी शुद्धिकरण तो हो गया, परिरक्षण में कैसे हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम परिरक्षण में इस प्रकार से करते हैं, जैसे आप जानते हैं खाना 1 दिन की बजाय 2 दिन 3 दिन रख लें, उसके लिए आप जानते हो जो खाते हो ब्रेड में और जो आप दूध पीते हो पैकेट का, उसमें खाद्य परिरक्षण के लिए ही सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म जीवों को मार दिया जाता है, जो सड़ाने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी जो खाद्य पदार्थों को सड़ाने का काम करते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को मार दिया जाता है। जब उन सूक्ष्म जीवों को मार दिए जाने का कार्य किया जाता है, तो हम कहते हैं कि खाद्य परिरक्षण के लिए हम सूक्ष्म जीवों को वो है सूक्ष्म जीव जो खाद्य को जल्दी से खराब करते हैं, उनको मार दिया जाता है। बैक्टीरिया को, सूक्ष्म जीवों को मार दिया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाता है जो हमारे खाद्य को जल्दी से सड़ा देते हैं, जो खाद्य को पदार्थों को जल्दी से खराब कर देते हैं। लेकिन ये बात सच है कि जब हम सूक्ष्म जीवों को मारते हैं तो वहाँ के वातावरण में जो अच्छे जीवाणु भी होते हैं कुछ मर जाते हैं, इससे हमारा नुकसान भी होता है कुछ न कुछ। जो अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, उस प्रकार के सूक्ष्म जीवों की भी मृत्यु हो जाती है। तेल एवं सिरके का परीक्षण गर्म एवं ठंडा कर करके सूक्ष्म जीवों का प्रयोग कैसे कर देते हैं, जैसे कि गर्म एवं ठंडा, अधिक गर्म कर दोगे खाने को तो भी सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, अधिक ठंडा कर दोगे खाने को तो भी सूक्ष्म जीव मर जाएंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम वाणिज्यिक स्तर पर करते हैं। कैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम वाणिज्यिक स्तर पर इस प्रकार से करते हैं कि हम सूक्ष्म जीवों को अलग अलग प्रकार के खाद्य परिरक्षण, अलग अलग प्रकार से अपने खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, औषधि के रूप में करते हैं। ये पता कि आप जब बीमार पड़ते हो तो अलग अलग प्रकार के सिरप आप इस्तेमाल करते हो, अलग अलग प्रकार की आप दवा का इस्तेमाल करते हो, तो सूक्ष्म जीवों का ही प्रयोग किया जाता है। दवा के रूप में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जब आप बीमार पड़ते हो तो जो आपको एंटीफंगल एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, वो औषधि दी जाती है, वो आपको सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए ही दी जाती है, क्योंकि आपके शरीर में जब सूक्ष्म जीवों की मात्रा ज्यादा हो जाता है तो उसे हटाने के लिए, उसे मारने के लिए आपको सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करना पड़ता है। कैसे, जैसे आप बीमार पड़े तो आपके सूक्ष्म जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के वो पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं। खराब होने के कारण उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। वो एंटीबायोटिक दवा करती क्या है, जो खराब जीवाणु होते हैं, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक जीवाणु होते हैं, उनको मारने का काम करती है। बस मार देती है ताकि वहां से वो साफ हो जाते हैं, फिर आपकी शरीर स्वस्थ हो जाती है। आपके शरीर की गंदगी, मान लो आप यहाँ पर फोड़ा हो गया, फोड़े होने के बाद वो पकता चला जा रहा, आपको क्या दोबारा सेफ्ट्रान दिया जाता है। सेफ्ट्रान करता क्या है, एंटीफंगल दवा है। जो रिंगार्ड होता क्या, एंटीफंगल दवा है। वो दवा करती कैसे, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसमें उसको मार देती है, मार करके वहां से खराब जीवाणुओं को निकाल देती है और अच्छे जीवाणुओं को वहां पर रहने देती है। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि सूक्ष्म जीवों का प्रयोग हम अपने स्वास्थ्य के देखभाल के लिए भी प्रयोग हम करते हैं। प्रतिजैविक दवा, जब हमारे शरीर में बहुत सारे जीवाणुओं का विकास हो जाता है, वह खराब जीवाणु जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिजैविक दवा, एंटीबायोटिक की दवा हम इस्तेमाल करते हैं। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन में एक प्रतिरक्षी दवा है, लेकिन ये लंबे समय के लिए प्रतिरक्षी दवा है। जब हमारे कोई जीवाणु, विषाणु तथा कवक के द्वारा हमारे शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है, उस बीमारी से हटने के लिए हम लंबे समय तक उस बीमारी से दूर रहें, उसी के लिए हमें वैक्सीन दी जाती है, टीका दी जाता है। एक साथ नहीं दिया जाता है, समय समय पर दिया जाता है, कुछ कुछ समय अंतराल में दिया जाता है। और ये कुछ कुछ समय अंतराल में दे करके जो आपके बैक्टीरिया और विषाणु होते हैं उसको लंबे समय तक आपके शरीर से निकालने के लिए समय समय पर आपको टीका दिया जाता है। यह वह प्रक्रिया जिसमें समय समय पर आपको इंजेक्शन लगा दी जाती है। इंजेक्शन लगा करके या फिर दवा के माध्यम से आपको आपके शरीर से जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज होती हैं, उसे नष्ट कर दी जाती है। और वह लंबे समय के लिए नष्ट कर दी जाती है, ऐसा नहीं कि वो लंबे समय नष्ट नहीं होगा। जैसे कि पोलियो को टीका लगाया जाता है बच्चों को, मलेरिया का टीका लगाया जाता है बच्चों को। ऐसे बहुत सारी बीमारी हमारे शरीर में उत्पन्न होती रहती है। जैसे कोरोना वायरस का टीका हम लगवाते थे ना, कोरोना वायरस का टीका, ऐसे हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव डेवलप होते हैं। उनको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हटाने के लिए हम वैक्सीन लगाते हैं समय समय पर, जिसमें समय समय पर हम क्या करते हैं, सुई तथा
दवा के माध्यम से अपने शरीर के बैक्टीरिया को हटाने का काम करते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में भी हम सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि मिट्टी की उर्वरता है, उसको बढ़ाने के लिए भी सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। कैसे और क्यों? जब आपकी मिट्टी की गुणवत्ता घट जाती है, उत्पादन कम होने लगता है, तब करते क्या? उसमें अलग-अलग प्रकार के डाई, सुपरफास्ट, यूरिया हम डालते हैं, उसमें पोटाश डालते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि मिट्टी की उर्वरता, जो मिट्टी में जो पोषक तत्व थे, मिट्टी में जो अच्छी क्वालिटी के जीवाणु थे, बैक्टीरिया थे, सूक्ष्म जीव थे, वो नष्ट हो गए। आपके पौधे जो बढ़ रहे थे उसको विकास रुक जाता है, तो हम करते क्या? ऊपर से हम उसमें बाहर से ला करके डाई, सुपरफास्ट, यूरिया, पोटाश, जिंक डालते हैं। तो करता क्या? आपके पौधे की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, आपके पौधे के जो एक सोचले बूस्ट कर देता है, विकास कर देता है। इसीलिए हम ज्यादातर आज के समय में बहुत सारे सूक्ष्म जीवों को विकसित करने के लिए मिट्टी में हम बाहर से पोटाश, डाई, सुपरफास्ट, यूरिया, जिंक डालते हैं और डाल करके पौधों को जल्दी बड़ा कर देते हैं। लेकिन ये बात सच है, ज्यादा हमारी उर्वरकता प्रयोग करने से वह शरीर में भी नुकसानदायक होता है। आपको ये बात पता होना चाहिए। पर्यावरण की शुद्धिकरण, अच्छा, ये 2 बार लिख दिया गया है टॉपिक यहाँ से। ये टॉपिक यहाँ भी लिखा गया था, अभी मैं देख रहा हूँ। ये टॉपिक यहाँ पर भी लिखा गया, एक टॉपिक यहाँ पर भी लिखा गया है। कोई नहीं, आप एक ही बार पढ़ेंगे, ये वही टॉपिक है यहाँ पे। पर्यावरण की शुद्धिकरण, पर्यावरण की शुद्धिकरण का मतलब क्या हुआ? पर्यावरण की शुद्धिकरण होता कैसे? पर्यावरण की शुद्धिकरण के हम करते हैं कि पर्यावरण को, आपके आसपास मान लो बहुत सारा गंदगी फैल चुकी है, उसकी वजह से बैक्टीरिया का विकास हो रहा है, हम क्या करते हैं? रूम फ्रेशनर लाते हैं। हम मच्छरों को मारने के लिए क्या लाते हैं? मच्छरों को मारने के लिए देखते गाड़ी की दवा आती है ना, मछली की गाड़ी की दवा आती है, करती क्या है? मच्छरों को भगाने के लिए धुआं जैसे केमिकल लाती है, नाइट्रोजन जैसा उसमें गैस होता है। मारती किसको है? मारती किसको है? मच्छरों को मारती है। जो अलग अलग प्रकार के कीटाणु होते हैं, उनकी भी उसके साथ मृत्यु हो जाती है। हानिकारक सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, अच्छा, रोगवाहक सूक्ष्म जीव, कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं एक ही जगह नहीं टिकते भाई साहब, वो एक जगह से दूसरी जगह भी चलते रहते हैं। उसे हम संचरणीय सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे मान लो वायरस है, विषाणु है, वो क्या करता है? वो एक व्यक्ति को हो गया, तो अगर वो एक बार खांसा या फिर एक व्यक्ति के बगल में बैठ गया, तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाएगा। तो कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं, उन्हीं को हम संचरणीय सूक्ष्म जीव कहते हैं। और वह हमारे शरीर के लिए सबसे घातक होते हैं, क्योंकि वो बिना किसी के पास सटे आपको वायु में फैलता हुआ सूक्ष्म जीव है। जैसे कि कोरोना वायरस को कुछ समय के लिए वो वायरस इम्यूट हो गया था, मतलब वायरस जो था वायु में भी संचरणीय हो गया था, तो हम इसे कहते थे बाहर निकलना ही आपके लिए खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि आपको भी कोरोना वायरस का असर पड़ जाएगा। इसलिए एक होता है संचरणीय सूक्ष्म जीव, एक होता है बिना संचरणीय रोग, एक होता है संचरणीय रोग। जो सूक्ष्म जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरणीय करके आपके शरीर तक पहुंच जाते हैं, उसे हम संचरणीय रोग कहते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं पहुंच पाते, तो वह कम हानिकारक होते हैं, क्योंकि जहां तक है वहीं तक सीमित रहेगा। उसको हम नष्ट कर दें वहीं से, तो वो उसका बीमारी वहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन जिसको हम यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए करते हैं, लेकिन वो आसानी से खत्म नहीं होता, उसी को हम क्या करते हैं? उसी को हम असंचरणीय रोग कहते हैं। जो पहुंच जाता दूसरे तक उसे संचरणीय रोग, जो नहीं पहुंचता उसे असंचरणीय रोग, और जो पहुंच नहीं पाता उसे आसानी से हम खत्म भी कर सकते हैं एक जगह दवा से। लेकिन जो असंचरणीय रोग, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाता, उसे खत्म करने के लिए आपको अलग अलग दवा का, एयर फ्रेशनर का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको संचरणीय रोग यहाँ पर देख रहे आपने। रासायनिक उपाय खाद्य परिरक्षण में किया जाता है। तेल हम सिरके का परिरक्षण किया जाता है। गर्म हम ठंडा करके भी हम कैसे, देख लीजिए, रासायनिक उपाय के रूप में कैसे हम खाद्य का परिरक्षण करते हैं। जैसा मान लो कि आप केमिकल मिक्स कर दो, खाद्य को रख दो। जैसे आप बहुत सारे देखते हो पैकेट में जो खाना आता है, कि आपको लगता है उसमें सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए कोई इस्तेमाल नहीं किया जाता। आप अपना खाना बना के उतना समय तक रख दीजिए, सड़ जाएगा, 2 दिन भी नहीं चलेगा, 1 भी दिन नहीं चलेगा। अब फ्रिज में रखेंगे तो बच जाएगा, हो सकता हो। क्यों? क्योंकि जब फ्रिज में रखते हैं तो वहां पर फ्रिज में क्या होता है? ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से वहां पर नहीं सूक्ष्म जीव पहुंच जाते ज्यादा,
नहीं पहुंच पाते, इसलिए वो बचा, आसानी से वो बच जाता। या तो फिर ज्यादा गर्म कर दो ताकि उसे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाए, वो जो हानिकारक सूक्ष्म जीव वो नष्ट हो जाए, तो भी आपका खाना बच जाएगा। या तो फिर आप, जैसे हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, जब हम दूध को गर्म करके रखते हैं तो जल्दी नहीं बढ़ता, जब हम दूध को वैसे रख देते हैं तो वो जल्दी से फट जाता है। जैसे दूसरा, खाने को अगर हम गर्म कर करके शाम को रखते हैं तो वो हो सकता बच जाए, लेकिन अगर आप वैसे रख दिया तो फटने की खराब होने की संभावना ज्यादा होती है। ठंडा कर करके फ्रिज में रख दो तो आपका खाना हो सकता बच जाए। तेल हम सिरके का उपयोग करते हैं, जैसे आपको तेल का उपयोग पड़ता है, जैसे बहुत सारे मीट मांस जो होते हैं जो एक एक हफ्ता, दो दो हफ्ता, चार चार हफ्ता कैसे रख सकते हैं, पता कैसे? जब आप नमक और तेल मिक्स कर दो उसमें और उसको आप फ्रिज में रख दो तो लंबे समय तक आपके वो खाद्य का परिरक्षण हो सकता है। इसके बाद आता है नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र किसे कहते हैं? आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन चक्र स्थिर अवस्था में नहीं रहता, यानी मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता। अब मिट्टी में नाइट्रोजन ले कौन जाता है? जो मिट्टी होती है, एक सर्किल के माध्यम से मिट्टी में नाइट्रोजन पहुंचता रहता है। कैसे और क्यों? कैसे पहुंचता रहता है? जैसे मान ले ये मिट्टी है हमारी, ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा मिट्टी का पौधा है, और ये हमारे लैक्टोबैसिला मतलब राइजोबियम है। ये राइजोबियम है, ये आपका एटमॉस्फेयर है, ये आपका सॉइल है, ये आपका राइजोबियम, एटमॉस्फेयर, सॉइल, और ये आपका रूट है। ठीक है, रूट है। अब जब हमारे एटमॉस्फेयर जो होता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को पकड़ता कौन है? वायुमंडल से नाइट्रोजन ये पकड़ता है राइजोबियम। वायुमंडल से नाइट्रोजन को पकड़ता कौन है? राइजोबियम। और राइजोबियम होता कहाँ? जड़ों में होता है। मिट्टी के जो पौधे होते हैं, पौधों के जड़ों में होता है। पौधे के जड़ों में क्या पाया जाता है? राइजोबियम। और वो भी कौन से पौधे में ज्यादातर पाया जाता है? जो पौधे दलहनी फसलें होती हैं उनमें राइजोबियम की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और ये करते क्या? ये रूट में उसके जड़ों के माध्यम से, उसके पौधों जड़ों के माध्यम से उसमें कहाँ ले जाते हैं? जड़ों के माध्यम से पौधे के अलग अलग भागों तक नाइट्रोजन को ले जाते हैं। जैसे एक पौधा है, ये पौधा जड़ से वायुमंडल से नाइट्रोजन को खींचेगा, पौधा राइजोबियम। अब ये राइजोबियम पहुंचा देगा इसको ऊपर पौधे के अलग अलग हिस्से तक। और डायरेक्ट नाइट्रोजन जो होता है पौधे से पत्तियों तक नहीं जाता, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे आसानी से वायुमंडल से पत्तियों तक, पत्तियों के सरंध्र के माध्यम से पहुंच जाता है, ऐसा ये यहाँ से पहुंचता है, न कि ये डायरेक्ट पत्तियों में पहुंचता है। यानी नाइट्रोजन, देखो अब नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ गया और ये पूरा यहाँ से पौधे के अलग अलग भाग तक पहुंच गया। अब अलग अलग भाग से पहुंच कर करके फिर ये पौधा नष्ट हुआ, फिर ये मिट्टी कहाँ चला गया? वायुमंडल में चला गया, रिलीज हो गया वायुमंडल में। अब ये वायुमंडल से रिलीज होकर करके फिर अब कैसे आएगा? वायुमंडल से अब फिर जड़ में आएगा। ऐसा नहीं कि वायुमंडल से इसमें चला गया, इसमें से इसमें चला गया, ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट नाइट्रोजन हमारे पौधों के डायरेक्ट पत्तियों के माध्यम से नाइट्रोजन का अवशोषण नहीं होता, वो जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन पौधे के अलग अलग भाग तक पहुंचते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक चलती रहती है, इसलिए हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिर अवस्था में रहता है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अर्थात जब नाइट्रोजन अपने वायुमंडल से अवशोषित कर कर करके जड़ों के माध्यम से पौधे के अलग अलग भाग तक पहुंचता है और वह अलग अलग भाग को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है, यह प्रक्रिया नाइट्रोजन चक्र के हिस्से हैं। ओके, मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट करिए और उससे बताइए कि मुझे कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया। उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसके बाद नोट्स, उसके पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे ताकि आपको समझ आसानी से आ जाए। और दूसरी बात कि आप इस मटेरियल को कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इस मटेरियल को आप अपने सेव कर लीजिए ताकि आप आराम से जब एग्जाम आपको आए तो आसानी से देख सके। और इसका प्लेलिस्ट तैयार करा जा रहा है, धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर आपको तैयार कर दिए जाएंगे ताकि आप इस प्लेलिस्ट को डाउनलोड करें और आपको उसको लगातार आपको अपने क्लास की सारी वीडियोज आप देख सकें आसानी से। ओके, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। लाइक कर दीजिए ताकि आप इसे मोटिवेशन मिले, और आपको इस अपने दोस्तों के साथ भी, अपने 8 क्लास के दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि उनका भी हमें भला हो, उनका भी कल्याण हो, उनका भी एक आसानी से उनको क्लास करने का मौका मिले। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।